गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर 1 है हमारा। पोएम है, टॉपिक है ला बेल डेम सेंस मर्सी। अब इसका टाइटल देखो, इस पोएम का टाइटल बहुत ही अनकॉमन है, स्ट्रेंज है। क्यों? ला बेल डेम सेंस मर्सी, इसका कोई अर्थ तो नहीं निकल रहा है। ला बेल डेम सेंस मर्सी, इसका मतलब होता है, ये हमारा फ्रेंच टाइटल है। कवि है हमारा जो ला बेल डेम सेंस मर्सी कविता लिखी है, जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स इज द फेमस पोएट, हमारा प्रसिद्ध कवि है। उसने ये कविता फ्रेंच टाइटल में ली गई है। टाइटल कैसा? फ्रेंच है। फ्रेंच टाइटल में ये कविता लिखी गई है, ला बेल डेम सेंस मर्सी। इस कविता का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये बताएंगे हम। इस कविता का अर्थ होता है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। इस कविता का अर्थ है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ऐसी महिला जिसके हृदय में दया नहीं होती है। यह टाइटल लिया गया है, फ्रेंच टाइटल है हमारा ये। जॉन कीट्स ने अच्छा टाइटल डाला है, ला बेल डेम सेंस मर्सी। अब यहां पर देखो, अब हम पढ़ाने से पहले कवि के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जॉन कीट्स वॉज बोर्न इन लंदन। जो हमारा महान कवि है जॉन कीट्स, इसका जन्म हुआ था लंदन में इन 1795। 1795 में इसका जन्म हुआ। ही वॉज ए वेरी ग्रेट पोएट। यह एक महान कवि था, ग्रेट पोएट था हमारा। ही इज नॉन एज पोएट ऑफ ब्यूटी। यह सुंदरता का क्या था? कवि था। इसने पोएम ब्यूटी पर लिखी है। ही डाइड इन 1821 और यह 1821 में इसका देहांत हो गया। अब यहां पर ये देखो, अब इसकी 4 लाइनें, पहले 4 लाइन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स alone and palely loitering, the sage had withered from the lake and no birds sing। यह कविता की 4 लाइन से दी जाता, 4 लाइन्स ऑफ दिस पोएम। इस कविता की 4 पंक्तियां हैं। अब पंक्तियों को इंग्लिश में पढ़ने के बाद अब एक एक वर्ड का हम हिंदी बताएंगे। ओ व्हाट कैन एल, एल का मतलब होता है टर्बल। AIL, एल का मतलब यहां पर है टर्बल। टर्बल का मतलब होता है परेशानी, कष्ट, दुख। दी नाइट एट आर्म, नाइट का मतलब है वॉरियर। यह नाइट का मतलब कभी बता रहा है वॉरियर। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, जो युद्ध लड़ते हैं, शूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं। एट आर्म, फुल आर्म, बड़े मतलब सुसज्जित हैं आर्म से। अलोन एंड पेली लॉयटरी। अब अलोन का मतलब है अकेला, लॉनली। अलोन का मतलब है लॉनली, अकेला। जो कवि है वो कैसा है? अकेला है, पहाड़ियों पर अकेला बैठा हुआ है। द पोएट इज सिटिंग, कवि बैठा हुआ है इन द हिल साइड, पहाड़ियों पर अकेला बैठा हुआ है। अगला है पेली। पेली का मतलब होता है विद पेल और ब्लडलेस। पेल का मतलब पीला पड़ जाना, ब्लडलेस का मतलब शरीर में ब्लड नहीं होना। जब शरीर में ब्लड नहीं होगा तो शरीर कैसा हो जाता है? पीला कलर बॉडी में आ जाता है, ब्लड लेस हो जाता है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में। तो जो कवि कहना चाहता है, जो योद्धा है हमारा वो कैसा है? नाइट, उसका चेहरा पीला है। पीले का मतलब उसके बॉडी में खून नहीं रहा है, उसका चेहरा पीला दिखाई पड़ रहा है। लॉइटरिंग, लॉइटरिंग का मतलब होता है रोमिंग अबाउट एमलेसली, बिना उद्देश्य के घूमना। लॉइटरिंग का मतलब बिना उद्देश्य, कहीं इस गली में गए, कहीं उस गली में गए, कहीं वहां गए, तो कोई लक्ष्य नहीं है। लॉइटरिंग का मतलब है घूमना, मतलब बिना उद्देश्य के घूमना, बिना लक्ष्य के घूमना, उसे हम कहते हैं लॉइटरिंग। द सेज, सेज का मतलब होता है ड्राई घास, ड्राई ग्रास। सेज का मतलब यहाँ पर है सूखी घास। पहाड़ी पर कभी बैठा हुआ है तो वहां पर हल्की हल्की सूखी घास दिखाई दे रही है कवि को। कवि घास को देख रहा है, सेज को देख रहा है। है विदर्ड, विदर्ड का मतलब है ड्राइड, वह घास सूख चुकी है, वह घास सूख चुकी है। इसका मतलब है यहाँ पर जो कवि है
वो सर्दी के मौसम का वर्णन कर रहा है। जब सर्दियां होती हैं, दिसंबर जनवरी का महीना होता है, तो सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। पेड़ कैसा हो जाता है? पत्रविहीन हो जाता है, लीफलेस हो जाता है, कोई पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा जब सर्दियां होती, दिसंबर के महीने में कोई पक्षी नहीं दिखाई पड़ता है, ना गिलहरी ना चिड़िया, कोई नहीं दिखाई पड़ता है। सारे पक्षी अपने घरों में चले जाते हैं और पेड़ पौधों की पत्तियां सूख जाती हैं, पेड़ सूख कर गिर पड़ते हैं हमारे। फ्रॉम द लेक, लेक का मतलब झील। कभी ये वो झील के पास ही बैठा हुआ है, पहाड़ी पर बैठा हुआ है, वहां पर झील है, और जो कवि है वह देखता है कि सूखी सूखी घास जमीन पर बिखरी हुई है। एंड नो बर्ड सिंग, नो बर्ड सिंग का मतलब कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है। इसका मतलब जहां पर कवि बैठा हुआ है, जिस स्थान पर कवि बैठा हुआ है, वहां पर कोई पक्षी नहीं है। पक्षी नहीं है तो इसका मतलब कोई गीत नहीं गा रहा है। ठंड का मौसम है, इन द सीजन ऑफ विंटर, विंटर का मौसम चल रहा है। देयर वर नो बर्ड्स इन दैट एरिया, उस एरिया में कोई पक्षी नहीं है। ओनली द पोएट इज सिटिंग, केवल कवि बैठा हुआ है। ओनली द पोएट इज सिटिंग, कवि बैठा हुआ है। इन द हिल साइड नियर लेक, कहां बैठा हुआ है? पहाड़ी पर बैठा हुआ है, जहां पर लेक झील बह रही है, झील चल रही है, झील के पास में। दे सा द ड्राई ग्रास, कवि होता है वो घास देखता है। बिकॉज द पोएट इज वेरी सैड, कवि बहुत ही दुखी है। कवि कैसा है? बहुत ही दुखी प्रतीत हो रहा है। पहली लाइन में शो कर रहा है, ओ व्हाट कैन एल, एल में ट्रबल, ट्रबल मतलब कष्ट, कवि को दुख है, इसका मतलब है। अब इस हम 4 लाइन की पंक्तियों को एक्सप्लेन करते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स हिज लोनलीनेस, इस कविता में कवि अपना अकेलापन बताता है। द पोएट इज अलोन, कवि अकेला है। द पोएट इज सिटिंग, कवि बैठा हुआ है। द पोएट इज सिटिंग नियर द हिल, कवि पहाड़ी पर बैठा हुआ है। वेयर द लेक इज फ्लोइंग, जहां पर नदी, लेक, झील बह रही है, वहां पर कवि बैठा हुआ है। ही इज वेरी सैड, द पोएट इज वेरी सैड, कवि बहुत ही दुखी है। ही सा ड्राई ग्रास, वह सूखी घास को देखता है। ही सा ड्राई ग्रास, वह सूखी घास को देखता है। इट मीन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द सीजन ऑफ विंटर, यहां पर कवि सर्दी के मौसम का वर्णन करता है। एंड द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा की लास्ट लाइन है, वो क्या कहना चाहती है? एंड नो बर्ड सिंग, कवि कहना चाहता है, द पोएट वांट्स टू से दैट, कवि कहना चाहता है दैट कि देयर वर नो बर्ड्स, कोई भी पक्षी नहीं है। इन दैट एरिया, उस इलाके में कोई भी पक्षी नहीं है। बिकॉज ही वॉज अनेबल टू हियर द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स, ही वॉज अनेबल टू हियर द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स, क्योंकि वह पक्षी का गीत नहीं सुन पा रहा है। सर्दी का मौसम है, कोई पक्षी वहां पर मौजूद नहीं। अब हम दोबारा इस 4 लाइन की पंक्तियों को दोबारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ। द पोएट सीज ए फुल्ली आर्म्ड नाइट, कवि क्या है? कवि एक योद्धा को देखता है, कवि है एक योद्धा को देखता है। फुल आर्म्ड नाइट, ही इज ऑल अलोन, जो योद्धा है वो अकेला है। योद्धा कौन है? कवि स्वयं ही है। जो योद्धा है वो अकेला है। हिज फेस इज पेल, उसका चेहरा पीला है। हिज फेस इज पेल, उसका जो चेहरा है वो कैसा है? पीला है। हिज फेस इज पेल एंड ब्लडलेस, और चेहरा कैसा है उसका? ब्लडलेस, जैसे उसके शरीर में ब्लड है ही नहीं। ही इज वॉन्डरिंग आइडली बाय द साइड ऑफ लेक, वह बिना लक्ष्य के घूम रहा है, वॉन्डरिंग कर रहा है झील के किनारे। इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, अत्यधिक ठंड के मौसम में वह बिना उद्देश्य के घूम रहा है। इट इज सो कोल्ड, इतनी ठंड है। इट इज सो कोल्ड, इतनी ठंड हो रही है। डेट इवन द वाटर साइड, इवन द वाटर साइड, जहां पर पानी बहता है, प्लांट्स हैव ड्राइड, जहां पानी बहता है वहां पर तो घास है वो सूख चुकी है, हरी हरी घास सूख चुकी है, ड्राइड हो चुकी है। एंड द बर्ड्स हैव लेफ्ट द प्लेस, और सारे पक्षी उस स्थान को छोड़कर चले गए हैं।
हैव लेफ्ट द प्लेस ड्यू टू कोल्ड, ठंड के कारण। ही आस्क्ड द नाइट, जो कवि है वो योद्धा से पूछता है, हिमसेल्फ द रीजन ऑफ इट एमलेस वांडरिंग देयर, तुम यहाँ पर क्यों टहल रही हो, तुम यहाँ पर क्यों भ्रमण कर रही हो। 4 लाइनें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी, समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा स्टेंजा आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें स्टेंजा ज्यादा है, 2 स्टेंजा आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। सेकेंड स्टेंजा क्या कह रहा है, देखो, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स सो हैगार्ड एंड सो वो विगॉन, द स्पेलर्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन। अब सेकेंड स्टेंजा में कवि ने एक जीव को लिया है, लिविंग क्रीचर को ले लिया है, मतलब सजीव एक जीव को लिया है, एक जानवर को लिया जिसका नाम है गिलहरी। इसमें गिलहरी का वर्णन कर रहा है। कवि कहना चाहता है कि ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में गिलहरी अपना भोजन स्टोर कर रही है पेड़ पर। गिलहरी होती है वो अपना ठंड के कारण अपना भोजन स्टोर कर रही है। और दूसरा बता रहा है हार्वेस्ट, फसल के बारे में बताता है। कभी जो फसलें हैं वो पक चुकी हैं, फसलें अब कट चुकी हैं, हार्वेस्ट हो चुकी हैं, किसानों ने फसलों को काट दिया है। अब पहले मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे, बाद में एक्सप्लेनेशन। ओ व्हाट कैन एल, जो पहली लाइन है, एल का मतलब होता है ट्रबल, परेशानी में। दी द नाइट एट आर्म्स, एट आर्म्स का मतलब होता है फुल आर्म, और यहाँ पर नाइट का मतलब है वॉरियर, योद्धा। सो हैगार्ड, हैगार्ड का मतलब होता है लुकिंग टायर्ड। हैगार्ड मीन्स लुकिंग टायर्ड, मतलब थका हुआ दिखाई पड़ना। जो अभी हम कोई कठिन परिश्रम करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं तो थक जाते हैं, तो लुकिंग टायर्ड होता है हैगार्ड। एंड सो वो विगॉन, वो विगॉन का मतलब होता है एक्सट्रीमली सैड, अत्यधिक दुखी होना। वो विगॉन का मतलब है अत्यधिक दुखी होना। और ग्रेनरी का मतलब है यहाँ पर स्टोर ऑफ फूड, भोजन को संग्रह करना। स्टोर ऑफ फूड, ग्रेनरी का मतलब है यहाँ पर स्टोर ऑफ फूड, भोजन को संग्रह करना। एंड द हार्वेस्ट इज डन, इसका मतलब द क्रॉप हैज बीन कट। हार्वेस्ट इज डन का मतलब है फसल को काट लिया गया है। द क्रॉप हैज बीन कट, फसल को काट लिया गया है। अब देखो इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करते हैं। द पोएट सेज, कवि कहता है, सेकंड स्टेंजा बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है हम, समझो। द पोएट सेज, कवि कहता है, डेट द नाइट लुक टायर्ड, जो योद्धा हैं बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं। कवि कहना चाहता है जो योद्धा हैं, जो वॉरियर हैं, बहुत ही थके हुए दिखाई पड़ते हैं। एंड एक्सट्रीमली, अत्यधिक थके दिखाई पड़ रहे हैं। द स्क्वेरल हैड कलेक्टेड इट्स फूड, मतलब जो गिलहरी है उसने अपना भोजन कलेक्ट कर लिया है। द स्क्वेरल हैड कलेक्टेड हिज फूड, इसका मतलब जो गिलहरी है, छोटा जीव है, छोटा प्राणी, उसने अपना भोजन इकट्ठा कर लिया है। फॉर विंटर, सर्दियों के लिए, सर्दियों के लिए गिलहरी ने अपना भोजन एकत्रित कर लिया है। इन इट्स ग्रेनरी एंड द क्रॉप्स ऑल्सो हैड बीन रीप्ड, फसल पक चुकी है, किसानों ने अपनी फसलों को काट लिया है, रीप्ड कर लिया है। एंड कलेक्टेड, और इकट्ठा कर लिया है। इट इज वेरी अनकॉमन फॉर एनीवन, इट इज वेरी अनकॉमन, यह बहुत ही असाधारण होता है। फॉर एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, टू बी वॉन्डरिंग आउट ऑफ डोर्स, मतलब बाहर की ओर घूमना। आउट ऑफ डोर्स, बाहर की ओर घूमना। इन सच ए कोल्ड वेदर, ऐसे ठंडे मौसम में घूमना बहुत ही अचंबा वाली चीज हो जाती है। आगे देखो, देयर इन वॉन्डरिंग देयर इज नो एनिमल और ह्यूमन बीइंग आउटसाइड। कभी कहना चाहता है देयर इज नो ह्यूमन बीइंग, कोई मनुष्य भी नहीं है, ना कोई जानवर दिखाई पड़ रहा है इस इलाके में। द पोएट आस्क्स द नाइट, कवि योद्धा से पूछता है, क्या पूछता है? व्हाई ही इज वॉन्डरिंग इन एन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, आप इतनी ठंड में क्यों भ्रमण
कर रहे हो, क्यों घूम रही हो इतनी ठंड में। 2 स्टैंजा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए, दोनों स्टैंजा को आप घर पर अच्छी तरह से रीड करें।